फिल्म के पहले सीन में जब जेनेट वैन डायन, जो ओरिजिनल वास्प है, रहस्यमय और खतरनाक क्वांटम रियल्म में फंस जाती है। वो परेशान हो जाती है क्योंकि अजीब से सीन उसे घेर लेते हैं और अचानक उस पर अजीब और खतरनाक प्राणी हमला करते हैं, जिनसे बचने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। निराश होकर वो पास में एक आदमी को देखती है और उसके पास पहुंचती है और उससे उसके पते के बारे में पूछती है। उसे हैरानी हुई कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रहस्यमय टाइम ट्रेवलिंग कॉन्करर कैंग निकला। मूवी फास्ट फॉरवर्ड होकर प्रेजेंट डे पर आती है। थानोस के खिलाफ बैटल ऑफ अर्थ के बाद स्कॉट लैंग, जिसे एंट मैन के नाम से भी जाना जाता है, एक फेमस सेलिब्रिटी बन गया है। उसके हीरोइक एफर्ट से उसे बहुत फेम मिला और उसने लुक आउट फॉर द लिटिल गाय नाम से एक बुक लिखी है। ये बुक एंड गेम की घटनाओं में एवेंजर्स के साथ ब्रह्मांड को बचाने में उसके रोल के एक वैकल्पिक विवरण के बारे में बताती है। स्कॉट अब अपनी प्रेमिका होप वैन डायन के साथ एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी रहा है, जो पिम वैन डायन फाउंडेशन को लीड करती है। ये फाउंडेशन मानवीय प्रयासों और नवाचारों के लिए पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती है। स्कॉट की इच्छा अब अपनी बेटी कैसी के लिए एक जिम्मेदार और प्यार करने वाला पिता बनने की है। हालांकि स्कॉट का शांत जीवन अचानक डिस्टर्ब हो जाता है जब पुलिस ने उसे इन्फॉर्म किया कि कैसी को होमलेस लोगों के ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसकी हरकतों को ऑब्स्ट्रक्शन मानती है और उसे उपद्रवी मानती है। स्कॉट और होप दोनों कैसी की मदद के लिए तेजी से जाते हैं और बीच बचाव करके उसे छुड़ा लेते हैं। स्कॉट कैसी की सिक्योरिटी के लिए चिंतित होता है, उसे हीरो बनने में होने वाले खतरों के बारे में वार्न करता है, लेकिन कैसी डिटरमाइंड और इंडिपेंडेंट होकर इस बात पर जोर देती है कि वो अपनी सेफ्टी कर सकती है और बताती है कि होप ने उसे अपना खुद का एंटमैन सूट दिया है। होप के माता पिता हैंक पिम और जेनेट वान डायने की पारिवारिक यात्रा एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हैंक के पुराने रिसर्च नोट से इंस्पायर होकर कैसी क्वांटम रियल्म से बनी साइंस और टेक्नोलॉजी की आकर्षक दुनिया में जाना चाहती है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैंक स्कॉट को बताता है कि वो आंट से जुड़े एक शानदार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अपने एक्सपेरिमेंट से उसने चींटियों को उनकी जरूरत के हिसाब से जटिल संरचनाएं बनाने में सक्षम बनाया है। इसके साथ ही कैसी पूरी मेहनत से रहस्यमय क्वांटम रियल्म से कांटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस डेवलप कर रही है। कैसी के प्लान्स के बारे में सुनकर जेनेट को फिर से चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने क्वांटम रियल्म के अंदर अपने 30 साल मुश्किल से गुजारे हैं और इसके खतरों के बारे में उसे पता है। लेकिन कैसी उन्हें अश्योर करती है कि क्वांटम रियल्म के रहस्यों को समझने के लिए किसी को भी इसमें फिजिकली जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके द्वारा बनाई गई डिवाइस से वो अपनी प्रेजेंट लोकेशन में सेफ रहते हुए क्वांटम रियल्म से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस से एक रेडियो सिग्नल निकलता है जो रियल्म से डेटा कलेक्ट करता है, जिससे उन्हें रियल्म के इंसाइट्स और अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हालांकि रेडियो सिग्नल से एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होता है और एक पोर्टल खुलता है जो सब कुछ स्कॉट, कैसी, जेनेट और यहाँ तक कि चींटियों को क्वांटम रियल्म में खींच लेता है। इस बीच होप और हैंक अपने लव्ड वंस की दुर्दशा से अनजान जेनेट को ढूंढने में लग जाते हैं। आखिरकार उससे मिलकर वो राहत पाते हैं, लेकिन चिंतित भी हो जाते हैं। जेनेट हर किसी से इस अजीब और हैरान करने वाले रियल्म में छुपे रहने के लिए कहती है। स्कॉट अपने सूट की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके होप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाता है। कैसी को सेफ रखने के लिए वो उसे सांत्वना देता है और उससे कहता है कि वो इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। जैसे ही स्कॉट और कैसी आसपास घूमते हैं, एक विशाल और खतरनाक प्राणी अचानक उन पर हमला कर देता है। उनकी जान तब तक खतरे में रहती है जब तक कि वहाँ के नेटिव्स का एक ग्रुप उन्हें बचाने के लिए नहीं आता है और प्राणी के हमले को विफल कर देता है। ये नेटिव्स जो अपने ओप्रेसिव रूलर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, वो स्कॉट और कैसी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक अजीब सी ड्रिंक पिलाते हैं, जिससे स्कॉट और कैसी उनकी लैंग्वेज और कस्टम्स को समझने लगते हैं। एक कमजोर पल में स्कॉट अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी सुनाता है और बताता है कि वे इस रियल्म में कैसे पहुँचे और इस बात पर जोर दिया कि वो वहाँ के नेटिव्स के लिए कोई खतरा नहीं है। विद्रोहियों के नेता जेंटोरा ने अनुमान लगाया कि ये न्यू कमर्स गैंग द कॉन्करर से जुड़े हो सकते हैं, जो उनकी दुनिया को एक बुरी हालत में बदलने के लिए जिम्मेदार है। कैंग के कारनामों और इस रियल्म की गंभीर स्थिति से अनजान स्कॉट स्थिति की गंभीरता से बेखबर रहता है। इस बीच जेनेट की अचानक कुछ नेटिव से मुलाकात हो जाती है जो उसे तुरंत पहचान लेते हैं, जिससे होप और हैंक हैरान हो जाते हैं और इस हैरान करने वाले खुलासे के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। विद्रोहियों के बीच नए साथियों के साथ स्कॉट, कैसी, जेनेट, होप और हैंक क्वांटम रियल्म में घूमने वाले शानदार प्राणियों के ऊपर सवार होकर एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। उनकी डेस्टिनेशन एक विशाल और इंस्पिरिंग शहर है और ऐसी अफवाह है कि इस शहर में उन्हें उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। जेनेट कहती है कि एक बार डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद
वो सभी वही चीज पिएंगे जिससे स्कॉट और कैसी को वहाँ के नेटिव्स की लैंग्वेज समझने में मदद मिलती है। डिटर्मिनेशन और उम्मीद के साथ ग्रुप आगे बढ़ता है, अपने जवाबों खोज और कैंग द कॉन्करर के खिलाफ उनकी लड़ाई टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज के बियॉन्ड इस रहस्यमय रियल में शुरू होती है। नेटिव्स की भाषा को समझने की एबिलिटी के बाद जेनेट का सामना एक पुराने परिचित क्रिलर से होता है और वो उससे मदद मांगती है। वो पहले कैंग द कॉन्करर के खिलाफ एकजुट हुए थे और विद्रोह को लीड किया था। हालांकि क्रिलर ने बताता है कि परिस्थितियां अब बदल गई हैं, क्योंकि वह अब कैंग की सेवा करता है जो रियम का रूलर बन गया है। उनके डिस्कशन के बीच सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि वो सैनिकों पर हावी होकर उनका जहाज चुराकर भाग जाते हैं। इस बीच जेंटोरा ने स्कॉट को कैंग द कॉन्करर के क्रूर विस्तार के बारे में बताती है, जिसमें उसके लोगों का नरसंहार हुआ था। बाकी बचे हुए लोग छिप गए हैं और किसी भी तरह से कैंग को हराने की लड़ाई में लगे हुए हैं। कैंग के साथ जेनेट का अनजान संबंध इनडायरेक्टली उसके पावर में आने के लिए जिम्मेदार है। कैंग की सेना को विद्रोह के ठिकाने का पता चल जाता है, जिससे वो हमला करते हैं। विद्रोहियों ने कैंग की सेना के खिलाफ लड़ाई में शामिल होकर जवाबी कार्रवाई करते हैं। जब कैसी देखती है कि जेंटोरा को पकड़े जाने का खतरा है, तो वह अपने सूट पर भरोसा करते हुए उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ती है। स्कॉट को भी ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वे मिलकर अपने विरोधियों का सामना करते हैं। अचानक कैंग का अल्टीमेट वेपन मोडोक उन पर हमला शुरू कर देता है। अपनी जान बचाने की कोशिश में सभी लोग भाग जाते हैं। हालांकि एमओडीओ के स्कॉट के सामने आ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिससे स्कॉट पूरी तरह सदमे में आ जाता है। ये पता चलता है कि एमओडीओ के डैरेन क्रॉस है, जो एंटमैन 2015 के इवेंट्स के दौरान क्वांटम रियल में सबएटॉमिक साइज में सिकुड़ गया था। इसके बाद एमओडीओ के स्कॉट को पकड़ लेता है और उसे अपनी जेल में ले आता है। वो बताता है कि वह उस इंसिडेंट से बच गया और क्वांटम रियल में पहुंच गया, जहां कैंग ने उसे बचाया और उसे एक फॉर्मिडेबल किलिंग मशीन में बदल दिया। जेनेट क्वांटम रियल में फंसी हुई कैंग के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करती है, जहां उसे पता चला कि वह एक अंतरिक्ष यात्री था जो अपने शिप में खराबी के कारण वहां फंस गया था। कैंग के जहाज में किसी भी टाइमलाइन और यूनिवर्स को पार करने की एबिलिटी थी। उसका एम अपने जहाज को पावर देने और घर लौटने के लिए जेनेट के अंदर मल्टीविसल पावर कोर का इस्तेमाल करना था। सालों के इंतजार के बाद वे मल्टीविसल पावर कोर को चार्ज करने में सफल रहे और इसे कैंग के शिप में इंटेग्रेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि शिप न्यूरोकाइनेटिक था और उसके दिमाग से जुड़ा था, इसलिए जब जेनेट ने उससे कांटेक्ट किया तो उसे उसकी मेमोरीज को एक्सपीरियंस किया। उसने देखा कि कैसे कैंग ने अनगिनत यूनिवर्स और टाइमलाइंस को खत्म कर दिया और उनका एक्सिस्टेंस पूरी तरह से मिटा दिया। शुरू में एक निर्वासित ट्रैवलर था और वह एडिशनल यूनिवर्स पर कहर बरपाने में असमर्थ था। हालांकि अपने जहाज के फिर से एक्टिव होने और अपने सूट पर अधिकार के साथ उसके पास रियल्म से भागने और अपना साम्राज्य स्थापित करने के साधन थे। जेनेट गिल्ट से दबी हुई उसके खिलाफ सालों तक सीक्रेटली लड़ती रही, जब तक कि हैंक ने उसे बचा नहीं लिया। वापस आने के बावजूद वो क्वांटम रियल्म से बचकर एक मॉन्स्टर को आजाद कराने के गिल्ट से दबी रही। होप ने उसे आश्वासन दिया कि वे मिलकर कैंग को मल्टीविसल पावर कोर पाने से रोकेंगे। वो पावर कोर का पता लगाने की खोज में निकल पड़ते हैं। लैंग्जे को कैंग के पास ले जाया जाता है, जो कहता है कि स्कॉट पावर कोर को फिर से पाने में मदद करे और ऐसा न करने पर कैसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। स्कॉट को कोर के स्थान तक ले जाया जाता है और साइज में छोटा कर दिया जाता है। हालांकि मूल कोर तक पहुंचने पर वो अजीब सा अनुभव करता है और दूसरों को भी इसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए देखता है। वो अब पूरी तरह से खो गया है, कुछ भी समझ नहीं पाता है। वह जितना समझने की कोशिश करता है, उसके डुप्लीकेट उतने ही अधिक बढ़ते जाते हैं। यह उनकी कैपेबिलिटीज की सीमा है। उसके डुप्लीकेट में अफरा तफरी फैल जाती है, क्योंकि वो सभी पावर कोर लेने के लिए आपस में लड़ते हैं। फिर भी असली स्कॉट नीचे छिपा रहता है, किसी तरह चींटियों की तरह नकल करता है। वो पावर कोर तक पहुंचने के करीब पहुंचता है, फिर पीछे रह जाता है। हालांकि होप उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। वो पाइम डिस्क का इस्तेमाल करके पावर कोर को श्रिंक करते हैं और जेनेट और हैंक भी वहां आ जाते हैं। जेनेट कैंग को पावर कोर देने से मना कर देती है, लेकिन वो इसे स्कॉट से जबरदस्ती छीन लेता है। स्कॉट और होप कैंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार जाती हैं। कैंग उन्हें धोखा देकर जेनेट को पकड़ लेता है और हैंक के शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। कैंग बताता है कि उसने टाइमलाइन को एग्जामिन करते समय पूरे मल्टीवर्स के धीरे धीरे हुए विनाश के बारे में जाना, जो इसके निवासियों की वजह से हुआ, इसलिए उसने इस पर कंट्रोल कर लिया।
कोई भी यूनिवर्स जो उसके लिए खतरा हो सकता था, उसे उसके सभी वेरिएशंस के साथ मिटा दिया गया। उसने जितने लोगों को मार डाला है उनकी संख्या ट्रिलियंस तक पहुंच गई है, लेकिन इसकी उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। चींटियों द्वारा बचाए जाने के बाद हैंक अपने बड़े हुए चींटी साथियों के साथ स्कॉट और होप के पास पहुंचता है। इन चींटियों ने कुछ ही मिनटों में रियल्म के अंदर इवॉल्व होने में कई साल बिताए और अपने इंटेलेक्ट को तब तक बढ़ाया जब तक कि उन्होंने हैंक का पता नहीं लगा लिया। इस बीच गार्ड कैसी को ले जाते हैं, लेकिन वो उन्हें खत्म कर देती है और जेंटोरा को जेल से आजाद कर देती है। जेंटोरा कैंग के टावर पर मिलकर हमला शुरू करने के लिए विद्रोहियों को एक मैसेज भेजने पर जोर देता है। वे मिलकर कैंग को उखाड़ फेंक सकते हैं। कैसी सिस्टम को हैक कर लेती है और कैंग और उसकी सेना के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिए एक मैसेज भेजती है। स्कॉट ये लेता है और वो सभी टावर की ओर बढ़ते हैं। हालांकि कैंग मल्टीवर्सल पावर कोर को अपने शिप में लेकर और शिप को लॉन्च करके अपने पूरे एम्पायर के साथ भागने की कोशिश करता है। स्कॉट एक बड़े साइज में बदल जाता है और कहर बरपाता है। कैंग के शिप्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां के नेटिव विद्रोही भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। ये विद्रोही टावर के करीब आ जाते हैं। इस बीच मोडॉक कैसी पर हमला करता है, लेकिन वो अपना साइज बढ़ाकर उससे मुकाबला करती है और एक पावरफुल पंच मारकर उसे दूर फेंक देती है। लड़ाई के दौरान कैसी ने क्रॉस को उनकी साइड आने और कैंग के खिलाफ उसकी जान की कीमत पर भी लड़ने के लिए एग्री कर लिया। कैंग का शिप उड़ान भरने ही वाला होता है, लेकिन स्कॉट वहां जाता है और जहाज को तोड़ देता है। शिप के टूटने से कैंग आता है और वहां के नेटिव्स को मारने लगता है। स्कॉट अपना साइज बहुत बड़ा करके कैंग के डिफेंस के को भेद देता है। कैंग स्कॉट को ताना मारता है और वह इस बात से अनजान होता है कि उसने कितने यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अनगिनत एवेंजर्स को मार डाला है। हैंक अपनी एंट आर्मी के साथ आता है और कैंग की ताकत को बेअसर कर देता है। चींटियां कैंग पर हमला कर देती हैं। उनकी संख्या कैंग पर भारी पड़ती है। उनके हमले से बचने के लिए कैंग अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, लेकिन मोडॉक उस पर अटैक करता है। इसकी वजह से शील्ड टूट जाती है और सभी चींटियां उस पर गिर जाती हैं, जिससे एमओडीओके की मौत हो जाती है। इसके बाद टाइम लिमिटेड होने की वजह से जेनेट उन्हें तुरंत टावर पर जाने के लिए कहती है। वो तुरंत पहुंचते हैं और जेनेट घर वापस जाने के लिए एक पोर्टल बनाती है। जेनेट, हैंक, होप और कैसी तेजी से पोर्टल से गुजरते हैं। इसी बीच कैंग स्कॉट पर हमला करता है और उसे लगभग हरा देता है। स्कॉट होपलेस दिखाई देता है क्योंकि वो कैंग को फिजिकली नहीं हरा पाता है और कॉन्करर पोर्टल के थ्रू अर्थ में एंटर करने वाला होता है। हालांकि होप स्कॉट की मदद के लिए आ जाता है और वो साथ मिलकर कैंग के साथ नेविगेशन डिवाइस को छोटा कर देते हैं, जिससे दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस समय मुझे लगा कि स्कॉट और होप क्वांटम रियल में फंस गए थे और पता नहीं वो कब वापस आएंगे। ऐसा लग रहा था कि कहानी का एंड कड़वा होगा, लेकिन नहीं। स्कॉट और होप ताक लगाते हैं और कैसी पोर्टल को फिर से खोल देती है, जिससे दोनों घर लौट आते हैं। हालांकि कुछ ही समय बाद स्कॉट पूछना शुरू कर देता है कि क्या उन्होंने सही किया है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर साफ तौर से दूसरे कैंग्स का मुकाबला कर सकने वाला अकेला था। इस तरह के सिनेरियो के बहुत से लोगों की जान का खतरा हो जाता। इस बात की बहुत कम पॉसिबिलिटी थी कि पिछली बार जेनेट के मदद करने की वजह से कैंग अर्थ 616 को छोड़ देगा। फिर भी हीरोज ट्रिलियंस लोगों की लाइफ पर अपनी दुनिया के सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज नहीं दे सकते। उन्हें उसे रोकना होगा। कैंग की हार के साथ ये पृथ्वी 616 और मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्सेस को कैंग के वेरिएंट के हमलों के लिए असुरक्षित बना देता है। एक मिड क्रेडिट सीन में कैंग के बहुत से वेरिएंट्स अपने किसी एक के खोने का शोक मनाते हैं और मल्टीवर्स में अपने विद्रोह की साजिश रचते हैं। ये सीन फिल्म एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में आने वाले खतरे की ओर इशारा करता है। क्रेडिट के बाद के सीन में लोकी और मोबियस का सामना 1920 के डिकेड में विक्टर टाइमली नाम के कैंग के एक दूसरे वेरिएंट से होता है, जो लोकी के आने वाले सीजन 2 में आने होने वाले इवेंट्स की ओर इशारा करता है।